नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। आज हम बनारस में हैं और हमारे साथ बनारस में एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। नाम है शालिनी यादव। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक नाम जो बहुत चर्चा में आया, उत्तर प्रदेश में खासकर बनारस से वो नाम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट से एक महिला ने चुनाव लड़ा और उसने सबको बताया कि वह चुनाव लड़ सकती है। तो आज हम स्वागत करेंगे शालिनी यादव जी का। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक अच्छा इंटरव्यू हम आपके साथ कुछ करना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि इस पर कुछ बातचीत की जाए आपसे। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो हमने आपके बारे में कुछ देखा, कुछ सुना, लेकिन एक आम दर्शक के नाते बहुत सारे लोग आपका व्यक्तिगत जानकारी जो आपकी है वो नहीं जानते कि आपने कहाँ आपका जन्म, कहाँ की पढ़ाई। देखिए, मैं BHU से ग्रेजुएट हूँ, इंग्लिश ऑनर्स से, और उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स किया था। हालांकि उसमें करियर परस्यू नहीं किया, तब से पहले ही शादी हो गई थी मेरी। और मैं लखनऊ बॉर्न हूँ और मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे फादर चीफ इंजीनियर रिटायर्ड रहे हैं, वो गाजीपुर को बिलोंग करते हैं, और मेरी मदर लखनऊ से हैं। और मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ। लेट श्यामलाल यादव जी, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे और राज्यसभा में डेप्यूटी स्पीकर थे, वो मेरे ससुर जी रहे, और कांग्रेस के शीर्ष स्तर तक पहुंचने वाले बड़े नेता थे वो। और उनके 2017 में मुझे बनारस से मेयर का चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी से मौका मिला, और तब से मैं सक्रिय राजनीति में 24/7 जनता की सेवा में हूँ। आप एक फैशन डिजाइनर थी और अचानक से आपको राजनीति में आना पड़ गया। यह कोई व्यवस्था थी या क्या ऐसा? क्योंकि एक फैशन डिजाइनिंग एक अलग कोर्स है, एक अलग काम है, एक अलग वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, बट पॉलिटिक्स एकदम अलग है। हाँ जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी को डेस्टिनी कहते हैं। कि आप जिसके लिए बने होते हैं वो अंततः आपके पास पहुंचता है, और आपकी सोच कुछ और होती है, लेकिन जहां आपके भगवान ने आपके लिए जो लिखा है। और मुझे लगता है कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, चूँकि मेरे हस्बैंड स्वयं राजनीति में थे पिताजी के जाने के बाद। और मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन चूँकि शायद लिखा था, बाबूजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, और जिसके वजह चलते मुझे ये मौका मिले। और मुझे लगता है कि जब वो पहला मौका मुझे मिला है, तो मेरे बाबूजी का नाम और काम पर ही मैंने उस चुनाव की शुरुआत की थी, और मुझे जनता का आशीष और स्नेह बहुत मिला। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ उसको, और तब से मैं अब प्रयत्न कर रही हूँ कि जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूँ और उनके लिए कुछ करने लायक बन सकूँ। बहुत सुंदर मैम। मेरा सवाल ये है एक आपसे कि आपने जैसा कि बताया कि आपके जो फादर इन लॉ थे, ससुर थे, वो एक बड़ी पार्टी में थे, वो कांग्रेस में थे और उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। फिर उनकी बहू ने अचानक से कांग्रेस क्यों छोड़ दी? देखिए, मौका जब मुझे राजनीति में पहला मिला था, तो मैंने अपना चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। आप जानते हैं कि बनारस प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर हमेशा से भाजपा का ही वर्चस्व रहा है, और उसमें मैं रनर अप रही और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जनता ने मुझे बहुत सहयोग, मुझे लाइक किया। और जहाँ तक है बात मेरे उसके चुनाव के बाद, क्योंकि मैं बड़ी अपनी मेहनत और लगन से मैं काम में पहले दिन से ही, अपने चुनाव के बाद से मैं जनता के बीच में लगी रही। पर जिस तरीके से आप देखें कि जो अब कांग्रेस में जो अब शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं अब वो उसका ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है। आप इसके यही रीज़न है कि देखिए, अब 3 दशक से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, और ना ही उसकी आने की उम्मीद है अब। तो अब मैं जिन लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, जिसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ, उनको कुछ देने लायक और उनके लिए कुछ करने लायक बनने का जो एक मेरा सोच है, उसके लिए मुझे लगता था कि अब वो कांग्रेस पार्टी में रह करके संभव नहीं है। और शायद इसीलिए जो मैंने, क्योंकि अपने जनता में अपनी उपलब्धता बनाई रखी उस चुनाव के बाद, और शायद यही कारण था कि मुझे समाजवादी पार्टी, जो कि एक शीर्ष
नंबर 2 की, नंबर 1 की आप माने की पार्टी उत्तर प्रदेश में रही है हमेशा से। तो वहां से मुझे मौका मिला और मुझे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लोकसभा में लड़ने का मौका दिया गया। तो वो मौका मैंने लिया और उसमें भी मैंने अपने आप को प्रूव किया और मैं उसमें भी रनर अप रही हूँ। एक आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी इसी पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो आपने 2019 का लोकसभा का जो चुनाव लड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता आपके सामने थे, क्या अनुभव था आपका, क्या आपने वहां से सीखा अभी तक? डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि लोकसभा लड़ने से पहले मेरा बस बहुत ही अल्पकाल का ही 2 ही साल मुझे राजनीति में आए हुए थे, लेकिन चूंकि मैं अपने लोगों के बीच में बराबर बनी रही थी, इसके वजह से जनता ने भी मुझे पसंद किया और कांग्रेस जो हमेशा सेकंड नंबर पे होती थी उसको पीछे करके सेकंड नंबर पर की चॉइस जनता की मैं रही। और उसके बाद से मुझे लगता है कि मैंने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि एक महिला होने के नाते, एक महिला गृहिणी होने के नाते, राजनीति में आप किस तरीके की महिलाओं के लिए आप चैलेंज देखती हैं कि पॉलिटिक्स में कितनी कठिनाई है, एक महिला होने के नाते काम करना कितना कठिन है? डेफिनेटली मैं कहूँगी कि राजनीति में महिलाओं के लिए संघर्ष बहुत अधिक है। संघर्ष सब जगह होता है जैसे उनके लिए, लेकिन राजनीति में कहीं और अधिक है, क्योंकि यहाँ की जो सोच है लोगों की वो पुरुष वर्चस्वता की है और उसमें कहीं भी वो आपको आपकी स्पेस देना नहीं चाहते हैं। तो वो आपको स्वयं से अपने छीननी पड़ती है, अपनी जगह स्वयं बनानी पड़ती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक महिला जब वो कोई भी प्रोफेशन में जब वो कामकाजी महिला होती है तो जब वो घर से बाहर निकलती है तो परिवार अपने प्रोफेशन के साथ साथ उसको परिवार, बच्चों की, अपने घर में बुजुर्ग जो हैं उन सब की जिम्मेदारी के साथ साथ वो कार्य करती है। तो वो वैसे भी उसके लिए डबल चैलेंज टफ रहता है। बिल्कुल। जब एक पुरुष राजनीति करता है तो एक महिला उसके लिए सब कुछ घर में उसके लिए तैयार करके उसको बस परोस करके सब कुछ देती है और वो उससे निश्चिंत रहता है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है, और तो उनको अपने वर्क प्लेस पे भी और अपने घर पे भी वो दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और वो चैलेंज महिलाओं को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं लेंगे तो काम चलेगा। आगे आकर के अपनी लड़ाई अपने हक के लिए स्वयं नहीं लड़ेंगी, तब तक उन्हें कोई वो उनके हक देने के लिए नहीं देगा। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। मुझे एक सवाल का जवाब आप ये भी दीजिए कि पुरुष मानसिकता की जैसे आपने बात करी, पुरुष वर्चस्व है, तो एक नेता के लिए उनके बीच में काम करना, एक तालमेल बिठाना कितना आसान है या आप कितना मुश्किल इसको मानती हैं? ये तो अपनी कैपेबिलिटीज पर है, देखिए। और अगर आप में प्रतिभा है, आपको अपने को प्रेजेंट करने का, जनता के बीच में जाने का, और वो जो कॉन्फिडेंस है अगर आप, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे एक बात का आप ये जवाब दीजिए मैम कि जब आपने 2019 का इलेक्शन लड़ा और नरेंद्र मोदी आपके सामने थे, बीजेपी आपके सामने थी, आपकी पार्टी से, आपसे, आपकी कैंपेनिंग में कहाँ कोई कमी रह गई या कहाँ आप उनसे बहुत ज्यादा पीछे हो गए, या नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी है कि उनको बनारस से निकाल बाहर करना बहुत मुश्किल है? क्या आप इसके बारे में सोचती हैं? देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि जिस पार्टी से ने मुझे मौका दिया था वो पार्टी लोकसभा चुनाव में चौथे और 5वें नंबर पर रहती थी, और जब मुझे मौका मिला है तो कांग्रेस को पीछे करके, जो हमेशा सेकंड नंबर पे रहती थी, रनर अप मैं रही उसमें, और जो मुझे वोट मिले लगभग 2 लाख, वो ऑलमोस्ट अरविंद केजरीवाल जी जो कि एक नेशनल फेस हैं, वो उनके वोट के बराबर मिला था। तो मैं इसे कहीं से भी इसे कम नहीं मानती हूँ। एक नई आई हुई महिला राजनीति में, और जिसे मौका मिले प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने के लिए, मैं इसको कहीं से कम नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसको आपको कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात और ये बताइए कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में आप हैं और उसने लगातार कई सारे गठबंधन किए और बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, फिर यूपी में बीएसपी के साथ किया, बहन मायावती के साथ भी किया, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है बार बार।
मुझे बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ आपको लगता है कि कोई गलती है, कि प्लानिंग में कहीं कोई दिक्कत है, नेतृत्व में कहीं कोई गलती हो रही है, क्या है आप मुझे बताइए। देखिए, विपक्ष की जो दिक्कत मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि वो है कि वो स्वयं को उन्होंने अपने को एक आइडियोलॉजी जो होती है उससे टिके हुए वो नहीं दिखा पाते हैं अपने को कि आपका मतलब स्टैंड नहीं हो पाता है? हाँ, वो स्टैंड नहीं हो पाता कि आप कभी आप जो आपका जो एक मूल है, एक पार्टी जो होती है उसका एक मूल विचार होता है जिस पर वो खड़ी होती है और उसी अनुसार उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बहुत सारे मुद्दों में फंस करके वो अपनी मेन एक आइडियोलॉजी नहीं खड़ा कर पा रहा है कि वो क्या करना चाहता है। वो अपनी उन चीजों को कन्वे नहीं कर पा रहा है जनता में और वो कनेक्ट नहीं बना पा रहा है जैसा कि आज सत्ता जो धारी पार्टी है वो कर पा रही है। तो जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, उनके बावजूद भी आपने जो अभी कहा कि गठबंधन भी किया गया, तो गठबंधन उसका इलाज नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं वो जनता से जो कनेक्ट है और जो संगठन है आपका, वो एक पार्टी का जो उसका एक संगठन की जो मजबूती है वो उसकी बैकबोन होती है किसी भी पार्टी के लिए। और मुझे लगता है जब तक उस पर आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपके लिए आज की वर्तमान राजनीति जो है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। 2014 के बाद से तो मैं बहुत ज्यादा बदलाव देखती हूँ उसमें। तो जब तक आप उस बदलाव के साथ अपने को नहीं बदलेंगे तब तक बहुत मुश्किल है और विपक्ष को मुझे लगता है यही मुश्किल सबसे ज्यादा आ रही है, फेस करना पड़ रहा है बिकॉज बीजेपी बहुत हाईटेक है हर चीज में, ऐसा हाँ डेफिनेटली। आपको जिस तरीके से वो लोग अपने पार्टी में और काम करते हैं, जो हार्डवर्क है उनके उसमें वो अन्य लोगों में नहीं है। मुद्दे होने के बावजूद भी खिलाफ उनके खिलाफ सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ मुद्दे होने के बावजूद भी विपक्ष उसको इनकैश नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके सांसद हैं, बट आप एक दूसरी पार्टी में हैं, आप दोनों विपक्ष, मतलब आपका विपक्ष है वो। मुझे बताइए, व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को आप कैसा नेता या आप कैसा व्यक्ति मानती हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी 14 से जिस तरीके से वो 20 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो अब 2 टर्म से प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा को उन्होंने एक बहुत ही विशाल एक मजबूत पार्टी बनाया है। तो डेफिनेटली उनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं और जो मुझे भी डेफिनेटली इंस्पायर करती हैं कि उनमें बहुत सी क्वालिटी हैं इस उम्र में भी, जो उनमें ऊर्जा है और उनमें जो मैं देखती हूँ कि जो जुनून है, आज देश के एक कोने में होते हैं और अगले पल ही दूसरे कोने में होते हैं तो वो मैं और किसी भी नेता में इस समय नहीं देखती हूँ। और जो जनता से जो उनका कनेक्ट है, जो संवाद है उनका, वो अभूतपूर्व है। और मुझे लगता है इसी ने उनके इस हार्डवर्क ने और उनकी जो कमिटमेंट है अपने प्रोफेशन के प्रति, इसी ने उनको एट पार और लोगों से रखा हुआ है और वो इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि सभी को, हम सभी चूंकि राजनीति में और हम समाज सेवा के लिए यहाँ कुछ करने आए हैं, तो हम सभी को उनसे सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, ये पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता थे बट वो भी नहीं कर पाए, और योगी आदित्यनाथ 2 बार आए और इस बार वो ज्यादा अच्छी तरीके से बल्लेबाजी के लिए हैं। किस तरीके से इसको आप देखती हैं? देखिए, वही बात आ जाती है कि एज अ मुख्यमंत्री जिस तरीके से वो सक्रिय रहते हैं और जिले जिले दौरे करते हैं, लोगों में बने रहते हैं। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से वो आम जिलों में लोगों के बीच में घूम रहे थे। वो अलग बात है कि वो महामारी ऐसी थी कि वो समय उसने इतना सबको ऐसे अचानक से उसने घेरे में लिया था कि सब लड़खड़ा गया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने को अवेलेबल रखा है, वही मुझे लगता है कि कारण रहा कि उनकी फिर से सारे मुद्दे उनके खिलाफ होने के बावजूद भी वो फिर से बड़ी अच्छे से बहुमत से पा करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी वो खूबियां हैं जो वो जनता से कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को कन्वे कर पाते हैं, जो डिलीवरी दे रहे हैं उसको नीचे तक, आखिरी आदमी तक पहुंचा पाते हैं उसे। तो कहीं ना कहीं, और साथ में उनका भाजपा का जो एक मजबूत संगठन है जो वो साथ में है, वो बैकअप कर रहा है, तो डेफिनेटली ये प्लस है। उनको ग्राउंड मजबूत है, बिल्कुल उनको ग्राउंड मजबूत मिला है, प्लस जो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं उसको वो एक्सपोजर, उसको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल रहा है, जिसका मुझे लगता है कि ये नतीजा उनको भी
कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, वही कहीं ना कहीं एक स्टेट में उनको भी मिल रहा है उसका लाभ। आपकी पार्टी में अभी समाजवादी पार्टी ने जब ये वाला इलेक्शन अभी लड़ा 22 का, तो उसमें कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, उसमें एक ओपी राजभर भी थे। बट चुनाव हुआ, नतीजे आए, आपकी पार्टी को हार हुई, राजभर की भी कुछ सीटें आ गई। अभी हालिया दिनों में राजभर कहीं भी जा रहे हैं, ओपी राजभर साहब, तो वो अखिलेश जी की बिल्कुल खिलाफत कर रहे हैं और वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं तो इसलिए हम लोग हार गए। इस कथन को और ऐसे नेताओं को जो आपके के साथ में हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये राजनीति है, इसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि जब आप साथ हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और जब आप अलग होते हैं तो फिर वही एकदम दुर्विरोधी हो जाते हैं। तो अब ओपी राजभर जी अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए उनकी जो भी स्टैंड है उनका, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी हमारे लिए काम करेगी। तो मैं उस पर ना जाकर के मैं ये मानती हूँ कि देखिए, गठबंधन करना ही इलाज नहीं है आजकल के उसमें। आपको अपनी आइडियोलॉजी के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। कोई भी पार्टी हो, जब तक वो एक स्टैंड नहीं लेगी और अपना कनेक्ट जनता तक नहीं बनाएगी, तब तक उसके लिए जीत बहुत मुश्किल होगी। और जब जीत नहीं मिलती है तो फिर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक प्रतिद्वंदी के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने आप हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने आप थी, लेकिन आपके भी साइड में कोई था जिसने आपके कुछ वोटों को काट दिया। अरविंद केजरीवाल तो थे, बट आपके केजरीवाल 14 में थे। सॉरी, वो 14 में थे, तो मैं 19 की बात करूं तो एक बड़े नेता हैं आपके बनारस में, वो आपके विरुद्ध थे। कितनी बड़ी चुनौती आप अजय राय को देखती हैं? देखिए, मैं अजय राय जी मेरे अभिभावक हैं और मैं राजनीति में उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, इसलिए कि जब मैं नजाकत है कि आपके खिलाफ हाँ, वो अलग विषय है। लेकिन राजनीति में आने के लिए उन्होंने ही, मेरा परिवार का उनसे बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है, और मुझे राजनीति में आने के लिए जो मुझे पहले हिचक थी, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, तो वो जो हिचक थी मुझे, उसको उन्होंने ही कन्विंस किया। जैसे एक अभिभावक एक परिवार का कोई बड़ा भाई करता है, उन्होंने ही वो चीज मुझे कन्विंस किया, और राजनीति में मेरा आना का श्रेय मैं उनको बिल्कुल दूंगी कि जो एक मूड मैंने बनाया उसकी वजह वो भी है, और इसको मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। इसीलिए वो हमेशा मेरे लिए आदर्श रहेंगे। और जहाँ तक मैं कहूँ कि बनारस में अगर किसी नेता को मैं देखती हूँ जो असल में नेता है और सक्रिय रहता है और जनता के बीच में उसके सरोकार से जीत हाथ अलग विषय है, लेकिन तो उनसे बड़ा मैं नहीं किसी और को देखती, जिस तरीके से वो दिन रात अपने लोगों के लिए कमिट रहते हैं। क्या चैलेंज है आपके लिए? चूंकि वो एक कांग्रेस पार्टी से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक चैलेंज है अभी, क्योंकि अपनी क्षमता के साथ साथ आपका एक जो सपोर्ट होता है, आप जिस विचारधारा के साथ हैं, वो भी आपको इफेक्ट करता है। आज भाजपा जैसे अगर पार्टी मजबूत है अगर, तो उसके साथ जो भी जुड़ रहा है तो उसको एक बैकअप, वो मजबूती उसको मिलती है, उसका घर नहीं मजबूत, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो हाल है इस समय, वो मैं देखती हूँ कि अभी वो कहीं भी वो उस तरीके की चुनौती नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, यूपी में मुख्तार अंसारी जैसे लोग जेल में हैं, अतीक अंसारी, ये ऐसे टाइप जितने भी माफिया हैं, ये सब अंदर हैं, बड़े बड़े लोग अंदर हैं। यूपी के बदलते इस माहौल को, योगी आदित्यनाथ की इस सरकार को, क्या आपको लगता है कि योगी के आने से यूपी से क्राइम खत्म हो जाएगा और पूर्वांचल से माफिया खत्म हो जाएंगे? देखिए, खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने जो पहल की है ये माफियाओं पर, मेरा स्वयं का मानना है कि राजनीति में जब से माफियाओं की एंट्री हुई है तभी से उसका पतन शुरू हुआ, और उसके बारे में लोगों के विचार अच्छे नहीं रहते हैं। राजनीति को एक जो सम्मान पहले था, वो सम्मान खत्म हुआ है। सभी वो वैसे नहीं है, लेकिन उसकी वजह से एक जनरलाइज करके वो सम्मान राजनीति में खत्म हुआ है, जिसका कारण ये माफिया लोग को मैं मानती हूँ। और मुझे लगता है कि इसके लिए जनता भी दोषी है, क्योंकि वो स्वयं उन्हें जिता करके उनको पद पर आसीन करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्राइव है उनकी कि भाई ठीक है, आप राजनीति में अगर हैं आप, तो आप समाज सेवा के लिए आए हैं, तो आपको उन चीजों को पीछे छोड़ना चाहिए। और अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं, और अगर कोई भी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, अगर वो माफिया है तो गलत है, तो गलत पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो होगी तभी हमारे समाज में समझिए वो सुधार होगा। और इस पहल को मैं अच्छा मानती हूँ कि उसका तो सफाया होना ही चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप भी बनारस में रह रही हैं और बहुत बड़ी सीट है ये,
लोकसभा के लिए। आपको लगता है कि योगी 2 के आने के बाद यूपी में क्राइम व्यवस्था को सुधरी है? आपको इस पे क्या लगता है? देखिए, जिस सख्ती से वो अपने मंत्रियों पर, अपने विधायकों पर और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जिस तरीके से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और जिस तरीके से स्वयं जाकर के वो मीटिंग्स लेते हैं, सबकी समीक्षा करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाल में किसी के भी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से किया है। तो उसका असर मुझे लगता है कि पड़ रहा है, और जिससे लोगों में डर बन रहा है, जिस तरीके से माफियाओं में और क्रिमिनल्स में बन रहा है, उसी तरीके से शासन प्रशासन में भी डर बन रहा है। और तभी मैं देखती हूँ कि कोई घटना होती है, अगर मुख्यमंत्री जी उसको बोल देते हैं कि ये ऐसा करना है, तो सारे लोग उस काम में लग जाते हैं, उसको करने लगते हैं। तो एक प्रशासक की यही छवि होनी चाहिए कि जिससे उसके जो अधीन जो लोग कार्य कर रहे हैं वो उसका संज्ञान लें, उससे डरें और अपने ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं इस समय राहुल गांधी जी, वो देश में एक नई यात्रा पे निकले हुए हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। एक नेता होने के नाते लोकसभा पे आपका वो रहता है, आप चुनाव लड़ती हैं। क्या लगता है इससे कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? बनारस पे क्या पैदल यात्रा कोई असर पड़ेगा जो अगला चुनाव होगा, आप पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यात्राओं का क्या प्रभाव पड़ता है हम देख ही चुके हैं। आप यात्राएं जो है और भीड़ है वो अलग विषय है। एज अ नेता राहुल गांधी जी की छवि अच्छी हो रही है कि हाँ, वो जो संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने देर कर दी है, और ये चीज और पहले उनकी होनी चाहिए थी तो शायद कुछ लाभ भी मिलता, लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद ये आई है। अच्छी बात है, वो पहल अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि देखिए, भारतीय राजनीति में जो भीड़ है और जो ये यात्राएं और ये जो आप ये हम देखते हैं जो सभाएं होती हैं, वो भीड़ वोट पे कन्वर्ट नहीं होती है। भीड़ अलग विषय है, वो आपको देखने सुनने के लिए आए हैं, लेकिन जब वोट होता है, जब हमारा चुनाव होता है, तो लड़ाई संगठन से होती है। आपने अपना संगठन को कितना मजबूत किया है, आपने अपनी पार्टी को कितना स्ट्रॉन्ग किया है, आपका कैडर कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब मैटर्स हैं। प्लस आपके पास मुद्दे क्या है, उन मुद्दों को आपने कैसे कनेक्ट किया है जनता से, आप क्या करेंगे, ये आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको वोट ट्रांसफर कराने में आगे मदद करते हैं। तो जब तक उन पर काम नहीं होगा, तो सिर्फ एक पदयात्रा या एक किस जनसभा को हम नहीं मान सकते कि वो उससे कोई बहुत लाभ मिलेगा। बनारस में बनारस तो वैसे भी अलग है, यहाँ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा, मुझे बताइए, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े अपने कार्यक्रम रखे, एक राष्ट्रीय रखा और एक स्टेट लेवल का रखा, और दोनों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी सेम है और जो यूपी के थे वो भी सेम है। उन्हीं को वापसी रखी गई, नरेशोत्तम जी को। लगातार एक अध्यक्ष के अंतर्गत लोग सब चुनाव हारे जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। आपको नहीं लगता इससे आपकी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, या ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये सब निर्णय हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी सीमा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग अपनी जनता के बीच में। ये सब निर्णय पार्टी के होते हैं, और जहां तक आपने कहा कि हाँ ठीक है, वो बदलाव होने चाहिए, क्योंकि तभी जो इतने असंख्य लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप वो बदलाव करेंगे। वो बदलाव होने चाहिए, लेकिन ये सब डिसीजन देखिए ऊपर से लेवल पर होते हैं, और इनके लिए आप उन्हीं से पूछें तो ज्यादा बेहतर। नहीं तो जो कि एक कार्यकर्ता जैसे कि शालिनी यादव है, वो जमीन पे काम कर रही हैं, बट उनका जो डिपार्टमेंट है ऊपर वाला, वो उसकी कोई हवा ही नहीं ले रहा है, कोई बाजी नहीं, फिर आपको दिक्कत नहीं होती है? देखिए, मुझसे ज्यादा दिक्कत तो मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपका अगर संज्ञान नहीं लेगा तो सभी को होगी, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत तो पार्टी के लिए भी है। पार्टी का तो कारण है कि आज शायद 100 सीटें आई हम लोग की। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये मंथन शीर्ष नेतृत्व को करना है, हमारे ऊपर के लोग जो हैं, अपने नेता हैं, बड़े लोग, उनको करना है, उनको करना चाहिए, क्योंकि तभी पार्टी में सभी लोगों को मौका मिलेगा, और जो प्रतिभाएं हैं उनको जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक आप कैसे अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। शालिनी यादव अपना भविष्य कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी में है, क्या बीजेपी में भी देखती हैं? देखिए, मेरी जवाबदेही सिर्फ मेरी अपनी जनता से है, अपने लोगों के बीच में मैं 24/7 365 दिन उनके बीच अवेलेबल हूँ, उनके सुख दुख में,
और यही कारण है कि मेरे दोनों चुनाव में मुझे बहुत उनका सपोर्ट मिला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। जब मैं कांग्रेस से लड़ी तो वो कांग्रेस का वोट नहीं, मुझे अलग से अपने वोट मेरे बाबूजी के नाम काम पे, मेरे अपने काम पर मुझे मिले। फिर जब मैं समाजवादी पार्टी में आई तो यहाँ भी मुझे बहुत वोट जो थे वो मुझे अपने उस पे अपने जो मैंने अपना कार्य किया है लोगों के बीच में उसको पसंद करके लोगों ने मुझे सेकंड चॉइस माना। तो मेरी जवाबदेही मैं उस जनता से मानती हूँ और उन्हीं के लिए मैं राजनीति में हूँ कि उनके लिए कुछ करने, उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ बन सकूं, ऐसा उनको कुछ करने लायक उनके लिए बन सकूं, और उसी प्रयास में मैं लगी हूं। अब आगे देखिए, अभी तो समय है। अच्छा शालिनी जी, अगर आपकी ही प्रिय जनता, जो आपको वोट कर रही है, वही आपसे कहे कि शालिनी जी प्लीज आप भाजपा ज्वाइन करिए, हम आपके साथ हैं, देखिए जनता ऐसे नहीं कहती है, जनता ऐसे नहीं कहती है। कुछ लोग आए आपसे कि मैडम आप भाजपा ज्वाइन करिए। नहीं, ये देखिए, जो राजनीति में होता है और जो बाहर रहता है वो बहुत फर्क है, वो डिसाइड नहीं कर सकता। ये समय, आने वाला समय डिसाइड करेगा कि कौन, जो जिन मुद्दों को लेकर के, जिन कारण के लिए आज मैं राजनीति में हूँ, उन मुद्दों के प्रति कौन सी पार्टी कितनी जवाबदेह है। और अभी आने में क्योंकि समय है, अभी आपने लोकसभा चुनाव की बात की, तो अब वो कौन अपने को अच्छे से प्रेजेंट करता है उस समय, ये समय बिताएगा। और मुझे लगता है अभी उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। ठीक है। अच्छा मुझे बस ये बता दीजिए कि जो अगला इलेक्शन आएगा, अगर आप प्रत्याशी बनती हैं दोबारा, आपकी पार्टी आपको नाम आपका भेजती है बनारस से, तो क्या तैयारियां हैं अभी और आपकी राजनीतिक पार्टी की, और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि आप 24 में कुछ अच्छा कर सकती हैं? देखिए, मैं इर्रिस्पेक्टिव हार जीत के मैं अपने लोगों के बीच में बराबर बनी हुई हूँ। उनके मुद्दों को लेकर के, उनकी तकलीफों को लेकर के जो मेरी सामर्थ्य है मैं उनके लिए आवाज उठाती हूँ। उनके लिए जो कर सकती हूँ मेरी अपनी सामर्थ्य में, वो मैं करती हूँ। और मुझे लगता है कि यही चीज मुझे यहाँ तक लेके आई है और आगे भी मेरी दशा दिशा यही रहनी है। और यही मेरे लोग ही, मेरी जनता, सपोर्टर्स ही मेरी गाइडिंग फोर्स हैं। और वो जैसा मुझसे उनका जो आदेश रहेगा वही मुझे आगे करना है। एक आखिरी सवाल है, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव और भी तमाम सारे यूपी में नेता हैं, आप एज ए, आपके फादर, आपके ससुर भी रहे, मुझे एक सवाल का जी जवाब दीजिए, थोड़ा सा ये अलग है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार के नेताओं की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि कौन काम करेगा तो कुछ पब्लिक का मूड बदलेगा? देखिए, जैसे पहले जो नेता थे उनमें और आज वालों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो जनता से बीच में कनेक्ट रखते थे, इसलिए देखिए उनका कार्यकाल बहुत लंबा होता था। एक बार जब आप चुने जाते थे तो आप लंबे कार्यकाल तक फिर वही लोग चुने जाते थे, क्योंकि वो अपने जवाबदेह रहते थे अपनी जनता के, कोई झूठ सच नहीं और इधर उधर की बात नहीं होती थी। जो होता था वो जमीन से बात करते थे, दिल के साफ होते थे। वो कहीं ना कहीं अब राजनीति में लैग कर रहा है, जिसके कारण आप देखिए कि एक कार्यकाल के बाद दूसरी बार रिपीट होना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति में वो सब आप देखिए कि वो डिग्रेडेशन तो हुआ है। और मुझे लगता है कि पहले की तरह से अगर नेता होंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा फिर से वो जो स्वर्णिम काल था एक राजनीति का, वो फिर से वापस आएगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि नेता को चरित्रवान होना होगा और बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप। उसे अपना कमिटमेंट और वो जो उसका जनता से अपना उसका उद्देश्य उसको याद रखना होगा कि वो उसने ये प्रोफेशन क्यों चुना है। और कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं और एक अन्य प्रोफेशन की तरह से ही इसको लेकर जब चलते हैं तो फिर वो जनता से जवाबदेही खत्म हो जाती है। एक बस आखिरी सवाल करेंगे। अच्छा मुझे आप ये बताइए, हमने पूरा चुनाव देखा था, हम भी यहाँ थे, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आपकी पार्टी ने जो शुरुआती बल्लेबाजी स्टार्ट की वो थोड़ा स्पीडी थी, बट लास्ट में जब आते आते तो आपकी पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता बैक होते चले गए, भाजपा और आगे बढ़ती चली गई, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो जमीन पे हो। क्या टेक्निकली आप लोग कुछ वीक हैं, आपकी पार्टी कुछ वीक है, आपको लगता है ऐसा? जो परसेंटेज वोट का हम लोग को मिला है वो अभी तक देखिए आप, इस समय बसपा और कांग्रेस 1 और 2 सीट पे सिमट गई हैं, जो किसी ने सोचा नहीं था। तो वो उसको आप कमजोर नहीं कह सकते। वो ठीक है कि हमारा जो जिससे लड़ाई थी उसकी रणनीति और बेटर थी, उसने और अच्छी तैयारी की थी,
लेकिन बाकी जगह में देखें तो हमने तो सबसे मजबूती से टक्कर जो दी है उनको। वोट परसेंटेज वो अलग विषय है कि हमारी सीटें नहीं आ पाई, और उसका कारण, उसकी समीक्षा हमारी पार्टी को करनी चाहिए, जो नहीं आई। इतना वोट परसेंटेज बढ़ा लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब इसी सब पर काम होना चाहिए कि इतना सपोर्ट जो है आपके साथ वोटर्स का और सबका जो भरोसा है आपको, अब उसके लिए आपको अपने को तैयार करने की आवश्यकता है। बाकी भाजपा से अगर कोई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ में शालिनी यादव। बनारस में लोकसभा 2019 के चुनाव में बहुत ही जोरदार चुनाव था और शालिनी जी ने बहुत दमखम के साथ वो चुनाव लड़ा भी था। अगले एपिसोड में हम आपको फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातें होंगी। देखते रहिए फेस टू फेस। शुक्रिया।